परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने वक्फ पर लगाई कांग्रेस की क्लास। विदेश मामलों के विशेषज्ञ ने 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा पर की बात। सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी। हरियाणा में मौसम बदलने से किसानों की बड़ी मुश्किलें, संगठन को मजबूत करने में जुटे अभय चौटाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जिसको लेकर अब देश में सियासी बवाल छिड़ा हुआ। और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद में सुरेंद्र जैन ने कांग्रेस की जंपर क्लास लगाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। क्या राहुल गांधी एक शब्द भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए संसद में बोले? संसद में बोलोगे नहीं क्योंकि वहां जवाब सुनने को मिलेगा और बाहर मुस्लिम समाज को भड़काओगे। यही काम तुम्हारी दादी ने किया था, यही तुम्हारी मां ने किया था और यही तुम आज कर रहे हो। दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का काम इंदिरा जी ने किया था। उसके बाद जब 2013 का संशोधन हो गया, स्वयं मनमोहन सिंह ने सोनिया जी के इशारे पर यह कहा था कि ये 123 प्रॉपर्टी हम वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। इसका मतलब पहले तुम्हारी थी। और उसको लेकर जब हम कोर्ट में गए और हम लड़े तो वो 123 प्रॉपर्टी हम वापस लेकर आए। तुम षड्यंत्र करते हो मुस्लिम समाज के वोटों को इकट्ठा करने के लिए, उन पर एकाधिकार जमाने के लिए, और फिर उनको भड़काते हो। यही तुमने भड़काया था CAA के समय कि ये मुसलमानों के हक में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक भी मुसलमान को उस कानून से नुकसान हुआ है? इसमें कौन सा नुकसान होगा? उनकी संपत्तियां, देश की संपत्तियां कुछ माफिया ने, ओवैसी जैसों ने घेर रखी है। उनके चंगुल से निकालकर मुस्लिम समाज के हित के लिए ही तो काम लेना था। लेकिन तुम मुस्लिम समाज का हित नहीं चाहते राहुल गांधी। तुम केवल अपना एकाधिकार बनाने के लिए मुस्लिम समाज को भड़काना चाहते हो। अब तुम्हारी इस गंदी राजनीति के दिन चले गए। अब कितना ही भड़का लो, वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते जो ब्लैकमेल उन्होंने तुम्हारे पिताजी को करके, और शाहबानो का केस, उसके अंदर विपरीत संशोधन लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट को हराने के लिए। अब ये सब चीजें संभव नहीं है, इसलिए ये विनाशकारी राजनीति बंद करो। इसके पीछे मंशा क्या लगती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गरीब जो मुसलमान है उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा वक्फ बोर्ड से। हम पूछना चाहते हैं वक्फ बोर्ड से भी और राहुल गांधी से भी, गरीब मुसलमानों के फायदे के लिए अभी तक तुमने क्या किया? 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और उसको फांसी और उम्र कैद की सजा को लेकर लगातार जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो भी मांग उठा रहे हैं और जो पीड़ित लोग हैं वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में विशेषज्ञ क्या कुछ कहते हैं, उसे सुनिए। देखिए, मेरे ख्याल एक तो ये कानून की जीत है और ये इसका श्रेय तो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर ये होता है कि 2008 में एक वाक़या हुआ, उसको वहाँ पर चलिए जी थोड़ी बहुत सज़ा जो मिलनी थी मिल गई, तो अब छोड़ देते हैं, अब क्या इसके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल ये वाली जो सरकार है उसने एक प्रतिबद्धता दिखाई इसमें कि 26/11 में जो मुलव्विस थे उन सब का हिसाब बराबर होना पड़ेगा। तो ना तो हम भूलेंगे, ना तो हम छोड़ेंगे और ना हम आपको बख्शेंगे। तो मेरे ख्याल अगर उस फ़लसफ़े पे चल रहे हैं तो सारी कानूनी प्रणाली जो है अमेरिका की उसका पालन किया गया। वहाँ पर अपनी कूटनीतिक असर और रसूख भी लेकर के आए, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके के सबूत वहाँ पर पेश किए गए उन अदालतों में 3 या 4 पड़ाव थे जिससे ये दहशतगर्द पाकिस्तानी जो है ये 3 या 4 पड़ाव से गया उनकी कानूनी प्रणाली में। लेकिन उसके बावजूद जो सबूत थे, और उसमें शायद उन सबूतों में कुछ तो हमारे सबूत होंगे और कुछ सबूत वो होंगे जो अमेरिका के अंदर जो उनकी एजेंसियां हैं उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। तो कुल मिलाकर के इतना कंपेलिंग केस बन गया था कि वहाँ की अदालतों ने भी माना कि भाई इसको भारत
को सौंपना ही बेहतर है। इसको हम किसी भी कानूनी प्रणाली के तहत यहाँ पर नहीं रख सकते। तो एक लिहाज से तो ये सरकार की एक जीत है, एक कूटनीतिक जीत भी है और एक कानून की जीत भी है कि एक आतंकवादी अपने जो उसने जो नरसंहार में जो इसका हाथ था उसके लिए वो भारत की अदालतों के सामने पेश होगा और उसका जो हशर होना चाहिए वो होगा। हरियाणा में नशे के खिलाफ फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। सीएम नायब सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत कर दी है और उसे हरी झंडी भी दिखाई है और साथ ही साथ उन लोगों की भी जमकर सराहना की है जो इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उसे सुने। आप सब इतनी भारी संख्या में शामिल हुए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज फरीदाबाद की यह धरती एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। मुझे खुशी है कि इस एक जन जागरण का ये संकल्प नशा मुक्त का अभियान बने, जन जन की पहचान। ये मेरे लिए खुशी की बात है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब समेत सभी इलाके राज्य की अगर मैं बात करूं तो लगातार मौसम के जो हाल हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसी में हरियाणा के किसानों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में किसानों ने सरकार से बड़ी अपील भी कर डाली है। क्या कुछ कहा है किसानों ने, आप उसे सुने। नुकसान है किसानों का और हम सरकार से मांग करते हैं कि भी सरकार इस पे देखे और इसका कोई जायज मुआवजा वगैरह तय किया जाए। हाँ, गेहूं में काफ़ी नुकसान है क्योंकि वो जो नीचे गिर गई है गेहूं, उससे गेहूं में ज़्यादा नुकसान है। सरसों तो कटाई हो चुकी थी तो गेहूं का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो तूफान चल रहा है जिसमें नुकसान हुआ है, सरसों है इकट्ठी कटा की जो उठ गई वो घर की बहुत ज्यादा नुकसान है जमींदार का। अगर कोई जमींदार को फायदा मिलेगी ऐसे भी मुआवजा दे। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है गेहूं के, सबसे ज्यादा गेहूं जो पड़ गया वो आधा हो गया, गुलामी आया हुआ गेहूं था गिर के आधा हो गया। अब को जमींदार को काटता तो बाल नीचे रह जाती है, बहुत ज्यादा गेहूं गिर गया, बहुत ज्यादा नुकसान है। बारिश का भी नुकसान ही है, कोई जिसने तो बारिश भी बराबर हो गई, नुकसान बारिश का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। आईएनएलडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अभय चौटाला मुखिया कहे जाते हैं और दोबारा से संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभय चौटाला भी इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में उनकी जो सियासी बिसात है जो बिछाई गई थी उनकी तरफ से वो कमजोर हो चुकी है और अब वो फिर से अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और लगातार वो इस चीज को लेकर जनता के बीच जाने की भी बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी बात भी ये कही है कि अब वो जाके अपने पुराने नेताओं के साथ, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ तक कि वो अपने प्रवक्ताओं को भी साथ लाने का काम करेंगे और प्रदेश में दोबारा से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था तब भी आईएनएलडी की स्थिति यानी कि इनेलो की स्थिति काफी कमजोर थी। अब ऐसे में वक्त बताएगा कि अभय चौटाला की आईएनएलडी कितनी मजबूत होती है और इसी पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उसे सुने। आज 8 जिलों की बैठक थी, हमने 3 हिस्सों में अपने प्रदेश को बांटा है जिसमें साउथ के 8 जिले जो रखे गए हैं उनमें फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, गुड़गांव है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है और गुड़गांव है,
और उसके साथ रेवाड़ी। ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने एक जोन बनाया है, जिसकी जिम्मेवारी पूरे संगठन को देखने की हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं आपके प्रकाश भारती जी की, और इनके साथ राष्ट्रीय संयोजक है हमारा यूथ का करण चौटाला जो है। इन दोनों की ड्यूटी लगाई है कि आप 10 दिन में जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, चाहे आज वो किसी भी राजनीतिक दल में, ये दोनों जाकर के उन सबसे संपर्क भी करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका कुशल पूछेंगे, और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल के वक्त के हैं, चौटाला साहब के वक्त के, किसी कारण वो हमारे से रुष्ट होकर के किसी दूसरे संगठन में चले गए हों, हम उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने में प्रयास करेंगे, उनको सक्रिय करेंगे। तो ये थी हरियाणा की कुछ बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com। नमस्कार।